स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप क्लास है, जिसमें हम भारत के जो भौतिक स्वरूप थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हम उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि धरातलीय की विशेषता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में पढ़े थे। और आज हम उत्तरी भारत के जो मैदान हैं उनके उप वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी भारत का जो मैदान है उसके किस वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे? उप वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उप वर्ग का जो वर्गीकरण है वो स्थान और नदियों के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? स्थान व नदियों के आधार पर किया गया कि कौन सी नदी से कौन सी नदी तक वो क्षेत्र माना जाएगा और उस क्षेत्र के अंदर कौन सी नदियां बहती है, और इस आधार पर उत्तर के मैदान का वर्गीकरण क्या है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं पंजाब का मैदान। कौन सा है? पंजाब का मैदान। और आपको मैंने पंजाब शब्द का जो विश्लेषण है वो हमने पिछले वीडियो बताया था कि पंजाब का अर्थ क्या होता है। तो आज अपन लेते हैं पहले बिंदु को। यह मैदान सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों से बना हुआ। पंजाब का जो मैदान है सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदी है उनके आधार पर बना हुआ है। अगले बिंदु की बात करें, सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो बनाया गया जो मैदान है उसका अधिकांश जो भाग है कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वो इसी नदियों के द्वारा बना हुआ। भारत के अंदर जो पंजाब है उसका कुछ ही भाग है, अधिकांश जो भाग है वो किसमें चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया। जब भारत पाकिस्तान 1947 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुए तो उस समय ये दोनों अलग हो गए। अगले बिंदु, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, बियार, सतलज और हिमालय से निकलती है। और सिंधु और उनकी सहायक नदियां जिनसे पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है वो सारी की सारी नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय से निकलती है। हिमालय के अंदर पाई गई जो हिमानियां हैं वहां से ये प्रवाहित होती हैं और फिर इन मैदानों में आकर एक संगम कर लेती हैं और इस स्थान का नामकरण क्या कर दिया गया? पंजाब कर दिया गया। इस मैदान में दोआबों की संख्या सबसे अधिक है और यहाँ पर जो नदियां हैं दोआबों की संख्या है वो सबसे ज्यादा बनाई जाती है। क्यों? कि इसमें बहुत सारी ऐसी नदियां जो आपस में मिलकर एक दोआब का क्या करती है? निर्माण करती है। जैसे बिस्ट दोआब है और इस तरह और बहुत सारे दोआब है जिसका निर्माण यहाँ पर होता है। यदि अपन उत्तरी मैदान के ऊपर के दूसरे भाग का यदि अध्ययन करते हैं उसका नाम गंगा का मैदान। कौन सा है? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बारे में यदि देखते हैं इसका पहला बिंदु, तो गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के बीच में। घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के अंदर ये कौन सा क्षेत्र आता है? गंगा का मैदान। तो आपको सबसे पहले ये जरूर मालूम होना चाहिए घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी है। क्या है? सरस्वती नदी। ठीक है। और इस नदी का जो उद्गम स्थान है बच्चों वो है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा? शिमला स्थान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और कौन से पहाड़ है बच्चों? शिवालिक की पहाड़। शिवालिक की पहाड़। शिवालिक की पहाड़ी से ये नदी निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से और फिर ये हिमाचल प्रदेश से धीरे धीरे यह अपन के गंगानगर से होते हुए सीधे राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर इस नदी को मर्द नदी के नाम से भी जानते हैं। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो उस समय से नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। और जब ये नदी ज्यादा बारिश के कारण ये पाकिस्तान में चली जाती है तो इस नदी के जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हकरा। तो ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो इंटरनेशनल नदी के नाम से जानी जाती है। अब अगले बिंदु की बात करें बच्चों, ये मैदान उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा। देखो गंगा का मैदान कौन कौन से राज्यों में है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल के मैदान, इन सारे क्षेत्रों के अंदर कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है? गंगा का मैदान। देखो इसमें क्या कहा, झारखंड का कुछ ही भाग है, लेकिन हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो अधिकांश भाग है वो इसी गंगा के मैदान के अंदर आता है। और अब उत्तरी मैदान के ऊपर का अंतिम जो पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है और इसके उद्गम स्थान है वो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि वो उद्गम स्थान कहाँ पर है? मानसरोवर झील। कौन सी है? मानसरोवर झील से ये नदी निकलती हैं और फिर अलग अलग जगहों से प्रवाहित होने के बाद से अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि अपन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, हमारी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन से निकलती है इसे सांगपो कहा जाता है, और जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये प्रवेश करती है इसे दिहांग कहा जाता है, और असम में आती हुई ये नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। अब इस बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके विशेष का असम में स्थित है। देखो कौन से राज्य में आया हुआ अधिकतर इसके साथ? असम राज्य में। और आपको पता ही है असम राज्य के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? द्वीप। और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है बच्चों? माजुली द्वीप। तो असम के अंदर एकमात्र जो नदी द्वीप बनाती है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब यदि अपन अगले टॉपिक की बात करें उसका नाम है प्रायद्वीप पठार। क्या नाम है? प्रायद्वीप पठार। और प्रायद्वीप पठार का यदि भाग अपन देखते हैं तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है, जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान बना हुआ है। किससे बना हुआ बच्चों? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बना हुआ है। और इसमें जो भाग में या प्रायद्वीप पठार के अंदर जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें। कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। और इसके अलावा ये काली मिट्टी से भी बना हुआ है। यदि प्रायद्वीप पठार के बारे में बात करें तो ये प्रायद्वीप पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे उड़िया का जो पठार है, बोराट का पठार है, ये सब किसके भाग है? ये प्रायद्वीप पठार के ही भाग है। और इसके अलावा अपन देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसका कुछ भाग आता है, और झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर का पठार है, बिहार के पास ही और जो पठार है, उड़िया का जो उड़ीसा के अंदर जो पठार है, और उन सबसे होता हुआ ये दक्षिणी भारत के जो अपन के तमिलनाडु तक ये प्रायद्वीप पठार का भाग पाया जाता है। तो इसका ये विस्तार देखते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और सब होता हुआ ये दक्षिण भारत के अंदर देखते हैं तो केरल, तमिलनाडु के ये सारा का सारा हिस्सा किसमें आता है? प्रायद्वीप पठार के अंदर आता है। और यदि अपन मुख्य पठारों के बारे में मैंने बताया है कि अपन को यह देखते हैं, या झारखंड, कहां पर? झारखंड के अंदर कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्य रूप से माना जाता है। और ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों का अजायब घर भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और इसे भारत का रूर भी कहते हैं। भारत का रूर, विश्व का रूर के रूप में अपन जर्मनी को जानते हैं, रूर क्षेत्र को, लेकिन भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर जो कर्नाटक राज्य के अंदर कौन सा पठार आया हुआ है? कर्नाटक पठार। और तेलंगाना के अंदर कौन सा पठार है? तेलंगाना पठार। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? महाराष्ट्र पठार। और मध्य भारत के अंदर एक पठार है जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, वो मालवा का पठार है। और उड़ीसा के अंदर उड़िया पठार है, और उड़ीसा के अंदर उड़ीसा पठार है, और जो इसका छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा माना जाता है। और छोटा नागपुर का पठार भी उड़ीसा के अंदर आया हुआ है बच्चों। और राजस्थान के अंदर उड़िया पठार है, बोराट का पठार है, ये सभी पठार है। सब के सब किसके भाग है? हमारे प्रायद्वीप पठार के ही भाग है। अब बच्चों अपन लेते हैं प्रायद्वीप पठार की विशेषता। यदि प्रायद्वीप पठार की विशेषता के बारे में देखें तो प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति का है। किसकी आकृति का है बच्चों? मेज की आकृति वाला स्तंभ, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना हुआ। पुराने जो क्रिस्टलीय आग्नेय सेल मतलब पुरानी जो आग्नेय सेल है उनके जो क्रिस्टल है उनसे तथा रूपांतरित जो मतलब जो ताप और दाब के कारण जो सेल अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उस सेल को ऊपर क्या कहता है? रूपांतरित सेल। जैसे उसका दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित सेल का दूसरा नाम कयांत्रित सेल। क्या नाम है बच्चों? कयांत्रित सेल ही रूपांतरित सेल का क्या है? दूसरा नाम। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो आग्नेय सेल है उसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण
हुआ है। और आपको मालूम ही है कि हमारी जो आग्नेय सेल है वो प्रायद्वीप पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब सेकंड बिंदु की बात करें, ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना हुआ, और ये जो गोंडवाना जो भूमि थी उसके टूटने से और अफवाह के कारण बना हुआ। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको मैंने पहले ही बताया था, इयोसीन काल के अंदर भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था। किसका भाग था बच्चों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था, जो फिर गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये इंडो प्लेट अलग हो गई और धीरे धीरे आगे जाकर किससे टकराई? हिमालय से, सॉरी हमारे यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, और उससे क्या बना? हिमालय बना। और हिमालय बना किससे? 33 सागर के अवसाद से। लेकिन उसके बाद जो उत्तर के मैदान का जो निर्माण हुआ वो हिमालय से आने वाली नदियों से हुआ। किससे हुआ? हिमालय से आने वाली नदियों से। लेकिन जो गोंडवाना लैंड के जो भाग था उसका जो निर्माण है वो इसी गोंडवाना के समय इसी प्रायद्वीप पठार से ही हुआ है। गोंडवाना के समय किससे हुआ है? प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि गोंडवाना का भाग ही प्रायद्वीप पठार है। भूमि के टूटने और अफवाह, अफवाह का मतलब यह होता है नदियों के वाहिकाएं। अफवाह का अर्थ क्या होता है? नदियों की वाहिकाएं। नदियों की वाहिका अफवाह कहलाती है। और यदि अफवाह तंत्र की बात करते हैं बच्चों, तो नदियों की वाहिका के जाल को क्या कहा जाता है? अफवाह तंत्र। तो आपको मालूम हो गया है कि प्रायद्वीप पठार किसका भाग है? गोंडवाना भूमि का भाग है। और किससे बना हुआ? अफवाह मतलब नदियों की वाहिका के बना हुआ। तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, और इन्हीं दो कारण मतलब गोंडवाना भूमि के कारण ही ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। और आपको पता ही है, जिस प्रकार हमारा प्रायद्वीप पठार है उसी प्रकार एक और पठार है हमारा दक्षिण अमेरिका के अंदर, कौन सा? अपलेशियन पठार, और वो इसी प्रकार के बना हुआ है। ये कोलंबिया का पठार है, लगभग इसी के एज के माने जाते हैं। अगली बात करते हैं बिंदु की, दक्षिणी भारत, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। मैंने आपको मानचित्र में पहले बताया था कि दक्षिण का जो पठार है किस आकृति में है? त्रिभुजाकार है। कैसा है बच्चों? त्रिभुजाकार, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और ये कौन सी नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और यदि आपसे पूछे बच्चों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो मालवा के पठार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर आई हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर ही अमरकंटक की पहाड़ियां है, जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों ही निकलती है। इस पठार के चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, सतपुड़ा का पठार है और पहाड़ियां भी हैं, सतपुड़ा की श्रृंखला है, जो जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मेकार श्रृंखला इसका पूरी विस्तार है। देखो इसका आधार कौन सा है? सतपुड़ा की श्रृंखला। आधार कौन सा बच्चों? सतपुड़ा की श्रृंखला। लेकिन यह पूर्वी विस्तार कहां पर है? महादेव कैमूर की पहाड़ियां और मेकार श्रृंखला, ये पूरी हिस्से के अंदर स्थित है। तो आपको पूछ दिया जाए कि प्रायद्वीप पठार का आधार कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा की श्रृंखला। और पूर्व विस्तार कौन सा है? महादेव कैमूर की पहाड़ियां और मेकाल श्रृंखला, ये इसके पूर्वी विस्तार। तो आपने देखा बच्चों इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये भूमि गोंडवाना लैंड की है, ये अफवाहों से बनी हुई है और आग्नेय शैल इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मिट्टी है, काली मृदा है। तो आपको पता ही होना चाहिए प्रायद्वीप पठार में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है। और यदि भारत के अंदर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर की जो मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और काली मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? दक्कन ट्रैप। और आपको पता ही है काली मिट्टी के अन्य नाम है कपास मिट्टी भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि और रेगड़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। क्योंकि कपास मिट्टी से कहने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसमें कौन सी फसल ज्यादा होती है? कपास की फसल ज्यादा होती है, इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इसका काला रंग और इसके अलावा इसमें आग्नेय शैल की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। और काली मिट्टी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जीवाश्म की मात्रा कम होती है।
अगले बिंदु की बात करें, इस पठार की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है बच्चों? ज्वालामुखी की वजह से। और आपसे पूछ लिया जाए बच्चों ज्वालामुखी क्या है, तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाने के कारण अंदर जो पाई जाने वाली जो चट्टान है पिघल जाती हैं, फिर मैग्मा के रूप में जब धरातल पर आकर लावा के रूप में जमा हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाने के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं, फिर मैग्मा के रूप में जब धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। इसलिए इसके सेल आग्नेय, और इसमें सेलें कौन सी पाई गई है? आग्नेय सेल पाई गई। इस तरह बच्चों हमने देखा कि प्रायद्वीप पठार की विशेषता क्या है। काफी बार बच्चों आपसे ये सवाल कर लिया जाता है कि प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है। आपको मैं बीच में बता रहा हूं प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है, प्रायद्वीप का अर्थ सीधी भाषा में बोला जाए तो ये याद रखना है, जो भूभाग तीन ओर से जल से घिरा हो, जो भूभाग किससे घिरा हो? तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। याद रखना बच्चों, जो भूभाग तीन ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और जो भूभाग चारों ओर से जल से घिरा हो, जो भूभाग चारों ओर से जल से घिरा, जैसे ये भूभाग और चारों ओर से क्या घिरा हो? जल से, तो उससे क्या कहा जाता है बच्चों? द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप, द्वीप ये अलग अलग होते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है, और भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो हमारे दक्कन का ट्रेप वाले प्रायद्वीप। अब अगले बिंदु की बात करें, प्रायद्वीप पठार का वर्गीकरण। प्रायद्वीप पठार का वर्गीकरण, प्रायद्वीप पठार को यदि वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो भागों में बटा है। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमियां, दूसरा दक्कन ट्रेप। पहला कौन सा है? मध्यवर्ती उच्च भूमियां, और दूसरा दक्कन ट्रेप। पहले अपन मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अपन दक्कन ट्रेप के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि अपन मध्यवर्ती उच्च भूमियों का यदि पहला बिंदु लेते हैं तो उसका नाम है अरावली श्रेणी। कौन सी है? अरावली श्रेणी। और यदि अरावली श्रेणी के बारे में अपन देखते हैं तो इसमें अरावली पर्वतमाला का ज्यादा विस्तार पाया गया, उसके आसपास का सारा क्षेत्र इसी श्रेणी के अंतर्गत माना गया। और अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कब हुई थी? कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और इसी उत्पत्ति के आधार पर इसमें कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। और आपको पता ही है, नवीन पर्वतमालाओं के अंदर आपने हिमालय है, आल्प्स है, ये सारे नवीन पर्वतमालाओं के उदाहरण हैं। और ब्लॉक पर्वत के बारे में देखते हैं तो सतपुड़ा का पठार है, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। और अरावली श्रेणी है वो अवशिष्ट श्रेणी के रूप में भी जानी जाती है। अब अरावली पर्वतमाला की यदि अपन पहली विशेषता देखें तो अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर गुजरात से राजस्थान से होता हुआ दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। देखो अब कुछ किताबों में 800 है, लेकिन अपन इसकी लंबाई देखते हैं तो सही में 692 किलोमीटर है। यदि अरावली पर्वतमाला की सिर्फ लंबाई देखते हैं तो कितनी है? 692। लेकिन इसमें विस्तार दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? विस्तार, जो 800 किलोमीटर तक है। मतलब अरावली पर्वतमाला के आसपास के जो भी क्षेत्र है उसको कितने दिया गया? 800 किलोमीटर दिया गया। और वास्तविक रूप से इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? गुजरात के पालनपुर के अंदर ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान है। गुजरात के पालनपुर के अंदर कौन सा स्थान है? ब्रह्मखेड़ा। पालनपुर के अंदर कौन सा है? ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान से ये अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति होती है। और ये राजस्थान है, हमारे दिल्ली है की जो रायलसीमा की जो पहाड़ियां है जहां पर हमारा संसद भवन बना हुआ है वहां तक ये पाया जाता है। दिल्ली के अंदर ये कहां तक है? ये रायलसीमा की पहाड़ियां, रायलसीमा की पहाड़ियां तक ये पाया जाता है। और यदि अपन इसकी लंबाई के बारे में यदि बात करें तो एक बात याद रखना है,
ये राजस्थान के अंदर यदि इसका प्रवेश पूछा जाए तो इसमें याद रखना, ये राजस्थान के अंदर सिरोही से प्रारंभ होती हैं बच्चों, और ये झुंझुनू तक है। राजस्थान में कहां से सिरोही से प्रारंभ होती है और झुंझुनू तक है, और पूरे भारत के अंदर कहां से है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायलसीमा की पहाड़ियां, और जो सिरोही से झुंझुनू के बीच में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला कितना परसेंट भाग है? लगभग 80% भाग अरावली का राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा बच्चों ये राजस्थान के अंदर एक क्रमबद्ध रूप में मिलती हैं, और इसके अलावा जैसे ही झुंझुनू के आगे जाते हैं तो ये खंडित रूप में ये अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला देखने को मिलती है। अब अगले बिंदु की बात करें, इसकी ऊंचाई दिल्ली के आसपास 404 मीटर औसतन है। ये कैसी है बच्चों? औसतन है 404 मीटर, दक्षिण में 1500 मीटर है। यदि अपन इसकी औसतन ऊंचाई देखा जाए तो उसके दिल्ली के आसपास तो 404 है और दक्षिण में कितनी है? 1500 मीटर है। क्योंकि दक्षिण के अंदर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक हमारी गुरु शिखर। कौन सी बच्चों? गुरु शिखर है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 मीटर है। कितनी है बच्चों? 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर। इसके अलावा शेर है, जरंगा है, इसके अलावा देवगढ़ है, इस तरफ अंचलगढ़ है, इस तरह बहुत सारी हमारी अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं जो दक्षिण में अधिकतर है। कहां पर है? दक्षिण। इसलिए दक्षिण का जो औसत ऊंचाई है वो अधिक है, और दिल्ली के आसपास की औसत ऊंचाई क्या है? कम है। नेक्स्ट बिंदु को अपन देखते हैं। अरावली पूरा कैम्ब्रियन युग में एक विशाल मोरदार पहाड़ी थी। देखो पूरा कैम्ब्रियन युग था, उस समय के अंदर अनुसार देखे तो ये कैसे था पहाड़ी? मोरदार पहाड़ी। कैसे थी? मोरदार पहाड़ी। अरावली सैनिक प्री कैम्ब्रियन क्वार्टरजाइट नीस एवं 6 सैनों से निर्मित थी। और अरावली जब पहले देखा जाए जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इन सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई थी। और मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश की है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कैसे है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से है? गुजरात के पालनपुर के ब्रह्मखेड़ा से शुरू होती है, और राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से करती है? सिरोही जिले से, और राजस्थान के बाद में ये आगे कहां तक है? दिल्ली की रायलसीमा की पहाड़ी तक है। दिल्ली की रायलसीमा की पहाड़ी तक है। और यदि अपन देखते हैं पालनपुर ब्रह्मखेड़ा से लेकर दिल्ली की रायलसीमा की पहाड़ी तक इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 692 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 692 किलोमीटर। देखिए यदि राजस्थान में देखते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर, अर्थात लगभग कुल लंबाई की कितना परसेंट है राजस्थान में? 80% है। कुल लंबाई का कितना है? 80%। और फिर हमने देखा कि राजस्थान के अंदर दक्षिण में इसकी औसतन ऊंचाई अधिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई गई है? पहाड़ियों के अंदर ऊंची चोटियां। कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। यहाँ पर सिरोही के अंदर गुरु शिखर चोटी है, और इसी गुरु शिखर चोटी के अलावा यहाँ पर उदयपुर के अंदर जरंगा भी है, सिरोही के अंदर और शेर भी है। ये सारी की सारी चोटियां मिलकर ये दक्षिण राजस्थान के अंदर इसकी ऊंचाई क्या कर देती? अधिक कर देती है। अब अपन अगले बिंदु की बात करें, पूरी राजस्थान की उच्च भूमियां। पूरी राजस्थान की उच्च भूमियां ये उबड़ खाबड़ एवं विषम भाग है। ये उबड़ खाबड़ भी है और विषम का मतलब असमतल पाया गया है, जो एक पथरीला पठार के रूप में उदयपुर से ग्वालियर के बीच में फैला हुआ। और ये पठार एक पत्थर के रूप में पाया गया है, और किसके बीच में? उदयपुर से ग्वालियर। और उदयपुर हमारे राजस्थान में, और ग्वालियर कहाँ पर आया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर आया? मध्य प्रदेश में। क्योंकि उदयपुर और ग्वालियर के आसपास कौन सा पठार आ जाता है? मालवा का पठार आ जाता है, उसका कुछ हिस्सा आ जाता है, इसलिए अधिकतर क्या है? पथरीला। इस भाग की ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। 300 से कितना है? 600 मीटर के बीच के अंदर यह पाया जाता है। इस तरह बच्चों हमने देखा कि प्रायद्वीप पठार की विशेषता क्या है, और प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया, और साथ में प्रायद्वीप पठार के जो वर्गीकरण का और वर्गीकरण कितने भागों में किया उसके बारे में
पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 बिंदु के बारे में अध्ययन कर लिया और आगे जो सारे जो बिंदु हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस तरह बच्चों हमने भारत के भौतिक स्वरूप के जो हमने पहले हिमालय पर्वतमाला, फिर उत्तरी मैदान और फिर हमने प्रायद्वीप पठार के बारे में अध्ययन किया है और आगे अपन इस भाग को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।